अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या, इसको समझने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसे स्टेटमेंट तो लिखी ही नहीं है। स्टेटमेंट इसकी डियर स्टूडेंट्स ये है कि इन एन इन एन आइसोलेटेड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर द लीनियर मोमेंटम द लीनियर मोमेंटम जिसको हम पी कहेंगे, द लीनियर मोमेंटम आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन remains constant। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये कहता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के वक्त, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम सेम रहता है। देखो आपके पास फर्ज करो ये एक बॉक्स है। ठीक है। ये क्या है? एक बॉक्स है। ठीक है। हमने कहा ये एक बॉक्स है, इसमें दो बॉल रखी हुई हैं। एक बॉल आपके पास ये रही जिसका मास m1, और दूसरी बॉल ये रही जिसका मास m2। क्लियर है? अब ये जो बॉल है ये चल रही है u1 वेलोसिटी के साथ, और ये वाली जो बॉल है ये चल रही है u2 वेलोसिटी के साथ। हमने कहा कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2, मतलब u1 तेज़ चल रही है u2 से। तो कुछ टाइम बाद ये जो बॉल्स हैं, ये जो ए और ये जो बी बॉल है, आपके पास ये जो बॉल बी है, दोनों का मास इक्वल। ठीक है। ये क्या करेंगे? एक दूसरे से टकरा जाएंगी, एक दूसरे से टकरा जाएंगी। टकराने के बाद ये वाली जो बॉल होगी ए और ये वाली जो बॉल होगी, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये कुछ ऐसे मूव करने लगेगी, इसको हम कहेंगे v1 से, और ये वाली जो बॉल होगी वो इस तरह से मूव करने लगेगी जिसको हम बॉल बी कह रहे हैं v2 वेलोसिटी के साथ। इसका जो मास होगा ऑब्जेक्ट ए का वो m1 होगा, और इसका जो मास होगा वो m2 होगा। अब इसमें तीन कंडीशंस डियर स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही हैं। पहली कंडीशन बिफोर कोलिजन, और दूसरी कंडीशन ड्यूरिंग कोलिजन, और तीसरी कंडीशन आफ्टर कोलिजन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? ये जो आपको एक बाउंड्री नज़र आ रही है रेड कलर की, ये रेड कलर की बाउंड्री एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर नेट फोर्स क्या होती है? इक्वल टू ज़ीरो होती है। जब नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगी? ज़ीरो होगी। जब नेट फोर्स ज़ीरो होती है तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। जब चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होता है, नेट फोर्स ज़ीरो होती है, तो यहाँ पर इम्पल्स भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो डी स्टूडेंट्स, ये चार चीज़ें हैं जो आपने आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमेशा याद रखनी है कि नेट फोर्स, अच्छा ये फार्मूलाज भी है ना। देखो एफ नेट मतलब एफ, ये फार्मूला मैथमेटिकली भी प्रूव है। एफ इज़ इक्वल टू एम है, अगर फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं। ठीक है। ये आपके पास ऐसे होगा। देन एफ इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर टी। जब चेंज इन मोमेंटम, या फिर आपके पास ये फोर्स ज़ीरो होगी तो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ही चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू एफ इन टू टी। जब फोर्स ज़ीरो होगी तो इम्पल्स भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है जी। फोर्स ज़ीरो होगी तो इम्पल्स भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब इसमें क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? हमें ये कहता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास ऑब्जेक्ट ए का जो मोमेंटम था कोलिजन से पहले,
वो 10 न्यूटन सेकेंड्स था, तो कोलिजन के और ऑब्जेक्ट बी का भी जो मोमेंटम था हमने कहा कि वो 8 न्यूटन सेकेंड था। कोलिजन के बाद भी इन दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, अब वो ही रहेगा जो कोलिजन से पहले था। ठीक है, क्या रहेगा, ये भी 10 न्यूटन सेकेंड ही रहेगा और इसका मोमेंटम भी 8 न्यूटन सेकेंड ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि बिफोर कोलिजन मतलब एट अ इनिशियल स्टेज, बिफोर कोलिजन एट अ इनिशियल स्टेज और आफ्टर कोलिजन एट अ फाइनल स्टेज मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें ड्यूरिंग कॉलिजन की, अगर हम बात करें, अब देखो ये मेन पॉइंट है, तो उसको ज़रा मैं एक डिफरेंट कलर से लिखता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो। तो ड्यूरिंग कॉलिजन, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले भाई ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है नहीं होता, तो ड्यूरिंग कॉलिजन चेंज इन मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ड्यूरिंग कॉलिजन मतलब इस हिस्से के ऊपर आपका जो मोमेंटम है, वो जो चेंज इन मोमेंटम है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब कि ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम चेंज होता है। ये एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं ना, अपनी काइनेटिक एनर्जीज को ट्रांसफ़र करते हैं जब कोलाइड होते हैं, जब कोलिजन इनके दरमियान में होती है, तो काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र होती है, तो मोमेंटम भी चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, बट ड्यूरिंग कोलिजन द चेंज इन मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। और अब हम चलते हैं इसकी एक डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, अब देखें, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हमने कहा लीनियर मोमेंटम of object A of object A before collision। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए बिफोर कोलिजन कितना है हमारे पास, m1 u1। ठीक है, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m1 u1 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू, अब इसको भी हम एक डिफरेंट कलर से लिख देते हैं। सो लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी विल बी इक्वल टू m2 u2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। ये आपके पास आ गया लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट ए का, जरा वो डिस्कस करते हैं। सो इट विल बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट ए m1 v1 इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होगा m2 v2। नज़र ना ही आएगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m2 और v2। ठीक है, ओके जी, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। नाउ फर्स्ट स्टेप में हम एक चीज़ कंसिडर करेंगे, वो ये कि ऑब्जेक्ट ए जब जा रहा था वेलोसिटी u1 के साथ और ऑब्जेक्ट बी के साथ कोलाइड हुआ, तो ऑब्जेक्ट ए ने जो फोर्स ऑब्जेक्ट बी पर लगाई उसकी वजह से ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम चेंज हुआ। ठीक है, अब वो हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट ए की वजह से जो ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगी उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी।
इसको हम लिख सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, तो जी कैसे लिखेंगे अब? फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट ए ने बी के ऊपर, वो बराबर है डेल पी ओवर टी के। ठीक है, डेल पी हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम, सो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, सो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी आपके पास ये m2v2 है, तो आपने लिखा m2v2 माइनस इनिशियल मोमेंटम आपके पास ये m2u2 है, आपने ये लिखा m2u2 डिवाइडेड बाय टी। तो ये आपके पास चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी आ गया। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी आ गया। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। मज़ीद आगे चलते हैं, अब ऑब्जेक्ट बी ए की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का जो मोमेंटम चेंज हुआ होगा, लाजमी सी बात है। अच्छा जी, अब सेकंड कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट ए जब जाकर कोलाइड हुआ ऑब्जेक्ट बी के साथ, तो ऑब्जेक्ट ए ने फोर्स लगाई, तो इन द रिएक्शन ऑब्जेक्ट बी भी तो उस पर फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट बी भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ना। तो फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट ए का भी मोमेंटम चेंज होगा। कितना मोमेंटम चेंज होगा वो चेक कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई फोर्स लगाई ऑब्जेक्ट बी ने ए के ऊपर, वो बराबर होगी चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए डिवाइड बाय टी, जिसको हम कहते हैं कि पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ए का जो मोमेंटम है फाइनल, फाइनल मोमेंटम ऑब्जेक्ट ए का मतलब आफ्टर कोलिजन, बाद में, वो ये रहा। सो m1v1 इनिशियल कौन सा है? इनिशियल आपके पास ये रहा m1u1 डिवाइडेड बाय टी। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, आगे चलते हैं, इन इक्वेशंस को हम आगे लिख लेंगे पेज के ऊपर। देखिए, हमने दो इक्वेशंस लिखी हैं अभी तक। पहली इक्वेशन हमारे पास है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय टी। और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए विच इज़ इक्वल टू m1v1 माइनस m1 और u1। ठीक है, डिवाइडेड बाय टी। न्यूटन चाचा हमें ये कहते हैं कि भाई आपके पास जो फोर्स होती है, अगर आप ए लगा रहा है बी के ऊपर, तो ये लाजमी सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में बी भी लगाएगा ए के ऊपर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। हमने कहा कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू माइनस m1v1 माइनस m1u1 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, अब ये जो माइनस आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको उसके ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो m2v2 माइनस m2u2 डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अच्छा जी, माइनस प्लस माइनस, सो माइनस का m1v1 माइनस माइनस प्लस, सो m1u1 डिवाइडेड बाय टी। अच्छा जी, टी से टी कैंसिल हुआ हमारे पास। अच्छा, माइनस की जो टर्म्स हैं, मतलब कहने का ये है कि जो u1 u2 है वो आप साथ रखो और v1 v2 है वो आप साथ रखो। सो हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म इस तरफ ले आएंगे और ये वाली टर्म को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा m2v2 प्लस m1v1 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2।
और ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन को कहा जाता है द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसमें देखो ये है आपके पास द मोमेंटम of object B after collision, which is equal to momentum of object B before collision। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि m1v1 इज इक्वल टू m1u1। इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम है ऑब्जेक्ट ए का वो इक्वल है मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए के। मतलब ये आपके पास क्या है, ये है फाइनल मोमेंटम और ये है आपके पास इनिशियल मोमेंटम। इसी तरह से ये भी फाइनल मोमेंटम है और ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम है। तो ऑब्जेक्ट ए का जो फाइनल और इनिशियल है वो भी इक्वल है और ऑब्जेक्ट बी का जो फाइनल इनिशियल है वो भी एक दूसरे के इक्वल मोमेंटम है। ठीक है जी। तो ये हुआ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कॉन्सेप्चुअली और मैथमेटिकली ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें।